ट्वेल्थ एग्ज़ाम पास करने के बाद बीएससी साइंस में फिजिक्स पढ़ने के लिए जो डिटेल है वो उसको मैंने पिछले दिन बताया था। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी तक हमारे यहाँ ट्रायल ही हो रहा है, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बेटर क्वालिटी के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे जो है ये रुके नहीं, एक सिलसिलेवार ढंग से चलता रहे। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, हालांकि 12th क्लास में भी है, मैं अपने तरीके से ये 11, 12th और बीएससी फर्स्ट पार्ट सबके लिए इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बेसिक नॉलेज है, जिसको 8, 9, 10 का भी बेसिक नॉलेज है, उसको भी ये बात समझ में आ जाए। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन के हिसाब से और मैग्नीट्यूड के हिसाब से दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है। एक को वेक्टर कहते हैं, एक को स्केलर कहते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड। तो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। अब वेक्टर के बारे में आते हैं हम। स्केलर के बारे में एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ टेकन। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट एंड फिक्स डायरेक्शन। और स्केलर में क्या होता है, एक्चुअल पाथ टेकन होता है, डायरेक्शन नॉट फिक्स। इतना समझने के बाद अब जो है हम लोग थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉज हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड है फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिलेशन विथ मास, थर्ड है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर हम तीनों लॉ को F = ma से डिफाइन करना चाहें तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो विरामावस्था में है उस पर टोटल फोर्स 0 होता है, और या यूनिफॉर्म मोशन होता है तो भी टोटल फोर्स 0 होता है। तो फोर्स 0 कब होता है, जबकि नो मोशन हो या कांस्टेंट मोशन हो। ये सारी बातें, जितनी भी बातें बताई जा रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए ही होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है
वो वेक्टर क्वांटिटी के बगैर एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जो है उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। एफ अगर ज़ीरो हो, मास अगर फिक्स्ड हो, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन या तो ज़ीरो होगा या एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो भी जो है वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और डिक्रीज। इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं कहेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन जैसे ज़ीरो कहेंगे तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी जो है ज़ीरो होगी। यही जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए द्वारा ये एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, ये होता है। और तीसरा होता है F1 अगर मानते हैं एक्शन को, F2 मानते हैं रिएक्शन को, तो माइनस साइन के साथ दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये तीनों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं। अगर ये कहा जाए कि न्यूटन के थ्री लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए द्वारा एक्सप्लेन होते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो अब जो है किसी भी वस्तु के पोजीशन के बारे में अगर हम जानते हैं, POSITION, पोजीशन के बारे में जानना होता है, तो दो चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। एक तो क्या है कि वेयर इट इज इन स्पेस एट विच टाइम। अब स्पेस क्या होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट जानते हैं। इधर जनरली हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस लेते हैं जो कि इसी प्लेन में है। तीसरा इसके परपेंडिकुलर होता है पेन के डायरेक्शन में, उसको ऐसे नहीं बना सकते हैं तो ऐसे बना देते हैं जेड। एक्स वाई जेड जो है ये सारे 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं। बॉक्स का एक कॉर्नर मान सकते हैं। अगर ऐसी अवस्था होती है तो हम जो है किसी भी चीज़ के लोकेशन को आसानी से जान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, उसको निर्धारित करना है, और हम जहाँ बैठे हैं या जो आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, नाप रहा है, सर्वे कर रहा है, वो अपने आप को कोऑर्डिनेट के 0 पॉइंट पर रखता है। तो इसको जो है निर्देशांक या जहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू होता है वो कहते हैं। वहाँ से एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी हुई, वहाँ से फिर इसी प्लेन में वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी हुई, फिर इसी से जेड डायरेक्शन में हम बना नहीं सकते हैं, इसके पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेड डायरेक्शन में चिड़िया कहाँ बैठी है वो हम बताते हैं, और इसके साथ साथ किस समय वो जो हम देख रहे हैं। अगर मान लेते हैं समय तो रुकता नहीं है, अगर हम समय को उस समय रोक लें जिस समय की ऑब्जर्व कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इस समय इसका पोजीशन ये होगा। और ये तीनों पोजीशन और टाइम के हिसाब से किसी वस्तु के पोजीशन को जाना जा सकता है। ऐसे जो एक या तो ये फ्रेम जो है इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, इसके पोजीशन और टाइम को देख के किसी वस्तु को वो कहाँ है ये हम आसानी से उस समय के साथ निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टाइम का जो रिलेशन होता है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये मान लेते हैं कि y और z परपेंडिकुलर है और एक डायरेक्शन में x एक्सिस के तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये डायरेक्शन में जो बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी v है। एक यहाँ ऑब्जर्वेशन था, एक यहाँ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो अगर इसको x प्राइम
वाई प्राइम, जेड प्राइम माने टी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ टी इज इक्वल टू ले लेते हैं टी प्राइम, ऐसा ले लेते हैं। और ये जो है पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से चल रहा है। कुछ ऐसे ही बात सोच सकते हैं जैसे हम रेलवे जंक्शन पे या रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं ट्रैक के किनारे, और वहाँ से हम जो है एक ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे हैं, या एक ट्रेन में बैठे हुए हैं दूसरे ट्रेन को पासिंग बाय देखते हैं, दूसरे ट्रैक पे वो जा रही है, तो लगभग समानांतर होती है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसी स्थिति में अगर वो ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, हम भी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, या हम जीरो अवस्था में हैं, मतलब हमारा पोजीशन जो है नहीं चेंज हो रहा है, हम ट्रेन में नहीं जंक्शन पे बैठे हुए हैं, अगर ऐसी बात होती है तो ये जो दूसरा सिस्टम बनाए हैं जिसमें एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम होता है, जिसका ये जो है अब 0 0 0 नहीं होगा, ये एक्स प्राइम हो जाएगा, वाई प्राइम और जेड प्राइम इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और टाइम इज इक्वल टू टी प्राइम होगा। तो ये इसके रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी से चल रहा है मान लेते हैं, या अस्थिर है। तो दोनों अवस्था में क्या होता है, एक विशेष तरह की बात होती है। तो वो बात क्या होती है कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बात होती है वही दूसरे में भी होती है, इसमें भी होती है। यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन हमारा 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन सोच लेते हैं कि एक्सेलरेशन अगर ए प्राइम हो थोड़ी देर के लिए, एक्सेलरेशन इसका कुछ ज़्यादा, मतलब रफ्तार उस गाड़ी की बढ़ रही है, या उसमें ब्रेक लग रहा है, उस ट्रेन को स्लो डाउन हो रहा है, तो क्या होता है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए यहाँ लागू होता है, वहाँ दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एफ इज इक्वल टू एम ए ये लागू नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ये सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरा वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह सीमित है, उसमें क्या हो सकता है नहीं हो सकता इसकी जांच चल रही है। मैं एक एफिलिएटेड कॉलेज का टीचर हूँ, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, मैं समाज सेवा के दृष्टिकोण से ये काम कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं बहुत क्षमता वाला शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने क्षेत्र के, अपने बिहार राज्य के लिए जो सेवा मैं कर पा रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा अवैतनिक। ऐसे भी मैं घर में बैठा हुआ हूँ, वैसे भी सोचता हूँ जन कल्याण की भावना से कुछ हो, और मेरा उद्देश्य ये है कि ग्रंथें, सो मेनी बुक्स आर देयर फुल ऑफ लिटरेचर, साइंस, नॉलेज, एवरीथिंग, बट दे आर नॉट एबल टू कन्विंस यू इन योर ओन लैंग्वेज। जब तक ये किताब की भाषा को अपने साधारण बोलचाल की भाषा में उसको नहीं समझाया जाएगा, तब तक उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और यही कह के मैं आज इसका ये जो वीडियो है इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। वजह सीधा और साफ है। You will surprised to know कि I don't have even the page of A4 size today, and still I am going to do something. So please be benefited and encourage me so that in this situation of corona I can give something to the society. This is my prime motto, and this I will do if you will cooperate us. Thank you so much for watching.